करनाल में प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली जाएगी। यह रैली ठेका प्रथा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के तहत कई मांगों को लेकर की जा रही है। रैली के बाद कर्मचारी सीएम ऑफिस का भी घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। करनाल में प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ आज आक्रोश रैली निकाली जाएगी। यह रैली ठेका प्रथा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सहित कई और मांगों को लेकर की जा रही है। रैली के बाद कर्मचारी सीएम ऑफिस का भी घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। करनाल में प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों द्वारा आज आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इस रैली में ठेका प्रथा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग और इसी के साथ और कई मांगों को लेकर यह रैली की जा रही है। रैली के बाद कर्मचारी सीएम ऑफिस का भी घेराव करेंगे और इस रैली को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुलिस बल तैनात किया गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जनसंपर्क अभियान के तहत मोहाली में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कैप्टन ने कांग्रेस वर्करों को संबोधन किया। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई मुद्दों को लेकर अकाली भाजपा सरकार पर लक्ष्य साधा। कैप्टन की यह रैली मोहाली का दुशहरा ग्राउंड में हुई। आपको बता दें कि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जालंधर, गुरदासपुर, राजपुरा, नाभा, अटारी और नंगल में भी रैलियों को संबोधन किया जा चुका है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अमृतसर से सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब की अकाली भाजपा सरकार के खिलाफ खोले गए मोर्चे को लेकर एक के बाद एक की जा रही रैली के सिलसिलों के चलते पहले पड़ाव की आखिरी और 10वीं रैली मोहाली में की गई। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर निशाना साधते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आज पंजाब की हालत बद से बदतर हो गई है। बेरोजगारी, किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या और गेहूं की खरीद न किए जाने पर उनके द्वारा सरकार को घेरा गया। इट इज सेम रैली जो साडा हुण पूरा चलिया होया पंजाब च। इस पहले राउंड की अखीरली रैली है जो बलबीर जी करना चाहते थे और मैं तो दूरों ही देखा, बड़ा सक्सैसफुल लग रहा। सो ਇਹਦਾ मतलब कि लोग जो असी कह रहे हैं, जो असी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं। सो मनी इशूज़ पंजाब च मुद्दा केड़ा नहीं है, सारा तो डोबता पंजाब इन्होंने। इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज आउट ऑफ कंट्रोल, थोड़ी ड्रग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, हर चीज़ का आउट ऑफ कंट्रोल है। ये सारे मुद्दे ने। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 2007 में जब उनकी सरकार थी तब पंजाब पर टोटल कर्ज 51,155 करोड़ रुपए था, जबकि आज पंजाब के सर पर 1,24,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि पंजाब की अकाली सरकार ने इन 9 वर्षों में इतना पैसा कहां लगाया। इट इज सेम रैली जो साडा हुण पूरा चलिया होया पंजाब च। इस पहले राउंड की अखीरली रैली है जो बलबीर जी करना चाहते थे और मैं तो दूरों ही देखा, बड़ा सक्सैसफुल लग रहा। सो ਇਹਦਾ मतलब कि लोग जो असी कह रहे हैं, जो असी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं। सो मनी इशूज़ पंजाब च मुद्दा केड़ा नहीं है, सारा तो डोबता पंजाब इन्होंने। इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज आउट ऑफ कंट्रोल, थोड़ी ड्रग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, हर चीज़ का आउट ऑफ कंट्रोल है। ये सारे मुद्दे ने। मुद्दे ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲਾਲਸਨੈਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, यूरिया मिल रही, जो भी मुद्दे ने, मुलाजम दुखी ने, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, याद भी करते हैं। कभी उन्होंने रात नहीं मंडियां च कटनी पई, 8 घंटे पूरी बिजली मिली। एक डाटा देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सिर्फ सुनाम में ही पिछले 74 दिनों में 34 किसानों द्वारा आत्महत्या कर ली गई है।
ऐसे में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल क्यों नहीं इस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रहे और उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को लेकर बात क्यों नहीं की जाती। हादसा माहौल में बोलते हुए कैप्टन ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिर्फ फूलों का गुलदस्ता ही लेकर जाते हैं और किसानों के लिए बात नहीं करते। सिर्फ सनाम सब डिवीजन दे विच जो असैसमेंट की है स्टेट्समैन ने स्पोक्समैन ने उन्होंने 74 दिनों 34 बंदियां दी हत्या आत्म हत्या सिर्फ एक सब डिवीजन दे विच दसी है, तो कैसे हो सकता है कि पंजाब दे विच 18 ने। पूर्व मुख्यमंत्री और अमृतसर से सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आज पंजाब में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या उद्योग क्षेत्र हो, सभी का बुरा हाल है। ऐसे में सरकार हाथ पर हाथ धर बैठी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और पंजाब में अपनी पकड़ बनाने के लिए हर कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में पड़ा आपसी कलह भी सामने आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की मेहनत पर पानी फेरने का काम कर सकता है। कैमरामैन पंकज शर्मा और मनोज राठी के साथ डे नाइट न्यूज मोहाली। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और पार्टी की सुदृढ़ बनाने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन में कुछ फेरबदल किए हैं और नए व युवाओं को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हिमाचल कांग्रेस कमेटी ने संगठन को मजबूत करने के लिए 9 उपाध्यक्ष बनाए हैं, जबकि 9 महासचिव बनाए गए हैं, जिनकी देखरेख में 51 सचिव कार्य करेंगे। यह सभी पदाधिकारी संगठनात्मक रूप से बनाए गए 17 जिलों में कार्य करेंगे और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। पार्टी की ओर से इन्हें मानदेय देने का भी निर्णय लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास जो टीम है प्रदेश कार्यकारिणी में, उनको रीएलोकेशन ऑफ द वर्क किया गया है, जिसमें 9 जनरल सेक्रेटरीज और 9 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और हमारे पास इस वक्त 51 सेक्रेटरीज हो गए थे। लास्ट वीक कांग्रेस हाईकमांड ने इनको 12 नए सेक्रेटरीज को अप्रूवल दिया था। इसके बाद आज सबको एलोकेशन ऑफ वर्क किया गया है। सेक्रेटरीज हैं उनको मौका दिया गया है जनरल सेक्रेटरीज के साथ काम करने का और वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ काम करने का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा बिलासपुर जिले में 8 व 9 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे के दौरान किए गए उद्घाटनों व शिलान्यासों पर भाजपा ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री द्वारा जहां जिले में करोड़ों की सौगातें बांटी गई थी, तो वहीं भाजपा का कहना है कि यह सौगातें केंद्र की तरफ से दी गई हैं। इसी के मद्देनजर बिलासपुर जिले के नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने डे नाइट से बात करते हुए कहा कि जिले में विकास के लिए दी गई सौगातें केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं और प्रदेश सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने नगांव बैरी सड़क पर चको पंचायत में अली खड्ड पर जिस पुल का शिलान्यास किया, उसके लिए 3 करोड़ 85 लाख रुपए सेंट्रल रोड फंड से केंद्र की सरकार ने दिसंबर 2014 में दी। 34 स्कूलों के लिए 12 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं प्रति स्कूल। ये पैसा भी हिमाचल प्रदेश सरकार का नहीं अपितु केंद्र सरकार का है। डिजिटल मिशन के अंतर्गत ये पैसा स्वीकृत हुआ है। जनसभा में जिस तरह से पूर्व मंत्री ने उस बटालियन का श्रेय कांग्रेस को दिया और नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी तक का जिक्र कर दिया, बहुत ही हास्यास्पद बात है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा जहां 8 व 9 जुलाई को बिलासपुर जिले का दौरा किया गया था, तो वहीं वीरभद्र सिंह द्वारा करोड़ों रुपए की सौगातें भी दी गई थी। वहीं अब भाजपा नेता इन करोड़ों रुपए की सौगातों पर केंद्र सरकार की मोहर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, बात करें नैना देवी विधानसभा की, तो नैना देवी विधानसभा से विधायक रणधीर शर्मा ने नैना देवी विधानसभा में किए गए करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यासों पर केंद्र सरकार द्वारा पैसा खर्चने की बात कही है। साथ ही उन्होंने इन करोड़ों रुपए की सौगातों पर प्रदेश सरकार के श्रेय को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए इसे जनता को गुमराह करने की बात कही है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, डे नाइट न्यूज़। सिरमौर जिला की सबसे ऊपरी चोटी पर स्थित शिरगुल स्थली चूड़धार को अमरनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। चूड़धार को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। यह कहना है रेणुका निर्वाचन
क्षेत्र के विधायक व CPS विनय कुमार का। उन्होंने कहा है कि टूरिज्म व वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को संयुक्त रूप से मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने चूड़धार को जल्द एक भव्य धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभारने का निर्णय लिया है और इस दिशा में जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। CPS ने कहा है कि चूड़धार जाने के लिए लोगों को करीब 18 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना पड़ता है और यह रास्ता खस्ता हाल व मुश्किलों भरा है, लिहाजा प्राथमिकता पर इस रास्ते का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 18 किलोमीटर की दूरी के बीच श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेल्टर बनवाए जाएंगे ताकि लोग यहां बैठकर आराम कर सकें व यहां ठहरने की भी व्यवस्था की जाएगी। ये हमारा जो चूड़धार है ये धार्मिक स्थल है और इसकी जो लंबाई है नौराधार से चूड़धार के लिए लगभग 18 किलोमीटर है। तो मैंने अभी टूरिज़्म विभाग को और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि इसका एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए ताकि जो हमारे हर साल हर वर्ष जो यहाँ लोग धार्मिक आस्था से जाते हैं उन्हें रास्ते में कोई परेशानी ना हो। स्वास्थ्य विभाग को भी मैंने बोला है कि स्वास्थ्य सेवाएं भी वहाँ उपलब्ध की जाए और इसका एक अच्छा मास्टर प्लान बनाया जाए ताकि जो हमारे सड़कें हैं, जो पैदल चलने का रास्ता है और बीच में रेन शेल्टर्स है, कोई रुकने की जगह है, उसे उस मास्टर प्लान में लिया जाए। जिला मुख्यालय के समीप स्कोह गांव में शुक्रवार रात को करंट से युवक की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या के केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों द्वारा साजिश के तहत युवक की हत्या करने के आरोप लगाए जाने और पैदा हुए तनाव के बाद 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जिला मुख्यालय के पास गांव स्कोह में शुक्रवार रात करंट से हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही अशांति फैलाने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्रॉस FIR दर्ज की है। पुलिस ने मृतक युवक के भाई अरुण कुमार की शिकायत पर स्थानीय निवासी ओंकार सिंह पर लगाए आरोपों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ व अशांति फैलाने की भी प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। हादसा हुआ था, हम घर में थे सारे और हादसे की आवाज़ सुनी तो छोटा भाई चिल्लाता हुआ आया घर। उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, तो भागते हुए आए। हमें क्या पता था करंट लगाया हुआ है। ये तो ऊपर जब मैंने उसको उठाया बाजू में तो मेरे को भी करंट लग गया, तब देखा तो वो ख़त्म हो चुका था। मैंने तो कोई बचाव नहीं किया, मैंने तो उसको उठाया था लेकिन बिजली एकदम से बंद हो गई 2-3 मिनट के लिए और फिर मैं छोड़ दिया उस बिजली ने, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आई बिजली। फिर इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा अभिषेक दुल्लर ने बताया है कि पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले की जांच करेगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कल शाम को पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई थी करीब 8 बजे की पास कि 2 पार्टियां वहां पे लड़ रही हैं स्कोह के इलाके में और किसी एक आदमी को करंट लगा है। तो इस पर पुलिस मौके पे गई और देखा कि कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पे और भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे हैं वहाँ पे और ऐसे लग रहा था कि 2 गुटों की लड़ाई हो रही है। और उसके बाद पुलिस ने मौके की कार्रवाई करी और दोनों तरफ से क्रॉस केसेस रजिस्टर हुए। गौरतलब है कि शुक्रवार रात स्कोह में स्थानीय युवक मनीष कुमार की करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद भड़के ग्रामीणों ने यहां पथराव के साथ तोड़फोड़ की। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी कि ग्रामीणों ने 2 गाड़ियों को फूंक दिया था। ग्रामीणों का आरोप था कि करंट लगा नहीं है बल्कि करंट लगाकर मनीष कुमार की हत्या की गई है। गुस्साए लोगों ने आग बुझाने पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ी पर भी पथराव कर शीशे तोड़ दिए थे। इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस व अतिरिक्त बल को भी आगे नहीं जाने दिया था। देर रात तक हंगामा चलता रहा और करीब 12:30 बजे जाकर पुलिस व प्रशासन स्थिति पर काबू पाने में सफल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज़। ईद के दिन भी पाकिस्तान सीज़फायर उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा। पुंछ के शाहपुर में कस्बा और गुथिया गांव को निशाना बनाकर पाक ने फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों के घायल होने की खबर है। पाक की ओर से यह फायरिंग दोपहर 1:45 बजे शुरू हुई, जिसका सेना ने करारा जवाब दिया। खबर है कि पुंछ में रुक रुक कर फायरिंग
हुई। पाक की ओर से राजौरी के पास नौशहरा में देर रात सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन यहां पर फायरिंग छोटे हथियारों से की गई। फायरिंग शुरू हो गई है लगातार दबासट। तकरीबन बोल रहे हैं कि एक मकान के ऊपर लगाया गोला, जिसके अंदर कोई नुकसान हो जाए। आप कहाँ गए थे आज? आज पुण्य के नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ पढ़ के वापस मुश्किल हमारा घर जाना, रास्ते में रुके। अभी फायर चल रहा है लगातार। बारह में से लगातार चल रही है फायरिंग। पहले पोस्ट पर लगा थे, आप बस्ती में मार रहे हैं, सिविल के मकानों पर लग रहे हैं। हम यहाँ बस स्टैंड पर फंसे हुए हैं, बहुत फायरिंग हो रही है। बड़ा दिन का हमारा, इसलिए उन्होंने फायरिंग की हमारे ऊपर। हम कहाँ जाएं? आप देखो कैसे लाते हैं, यहाँ बॉर्डर एरिया है। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में शनिवार रात हुई इमारत हादसे में दिल्ली सरकार ने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 7 दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी है। घटनास्थल पर पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने हादसे के लिए पूरी दिल्ली में हो रहे अवैध निर्माण को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि विष्णु गार्डन इलाके में बीती रात एक इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष है। हादसे में 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्डिंग का मालिक बिरजू भी हादसे में घायल हुआ है। मलबे में फंसे एक बच्ची की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। अरे मकान एक बार आवाज़ मालूम पड़ी, जैसे झटका सा लगा, तो हम सोचे जो झटका है भूकंप का। फिर वो जब समझ पाते इतनी देर में, तो एकदम ऐसे गिरा जैसे किसी ने धक्का मार दिया। रात के 9 बजे मकान गिर गया, बिल्डिंग है, तो हमारी घरवारी उसी में दब के ख़त्म हो गई। और 2 हमारा लड़का है और बड़ो हो, तो वो बची है और हम बची है। चोट लग गई और फिर निकाल लो सबने, तो चोट बहुत लगी पाँव में ना। हमारे यहाँ रात को करीब 10 सवा 10 के करीब पास में एक बिल्डिंग गिरने के कारण काफ़ी लोग यहाँ पे पेशेंट्स को ट्रांसफ़र किया गया। टोटल हमारे पास में पेशेंट्स हैं 12, जिसमें से 3 ब्रॉड डेड थे, जिनको हमने दीनदयाल हॉस्पिटल में आगे भेजा। और हमारे पास में बाकी 9 पेशेंट थे, जिनमें 3 हेड इंजरी के थे। उनको भी हमने पूरा यहाँ का फर्स्ट एड देने के बाद में अपनी एम्बुलेंस में दीनदयाल हॉस्पिटल भेजा। एक छोटी 25 गज की बिल्डिंग थी मतलब, और कह रहे हैं वो 5 या 6 मंजिल बनी हुई थी, और उसके अंदर हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन बताया गया है। कुछ लोगों ने मुझे बताया अभी कि थोड़ा बहुत वो अल्ट्रेशन या कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग साइड में गिर गई है। उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से 4 लोगों की डेथ हुई है और 8 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 3 लोग DDO अस्पताल में हैं और अभी 4 लोग इसमें हैं अपने गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल में हैं। दिल्ली, पूरी दिल्ली को ना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का जाल बना दिया है और पैसे लेकर कंस्ट्रक्शन कराई जा रही है, जिसके लिए मतलब हालात ख़राब कर रही है बिल्कुल। और पूरी दिल्ली में देखिए आप 6-6 मंजिल बिल्डिंग बन रही हैं। ये भी घटना ऐसी है, हादसे जब होते हैं बारिश के कारण, जिस कारण से भी MCD के लोग, MCD की कमेटी, हमने अपने मेयर को कहा है, हमने अपने कमिश्नर को उनको कहा है कि उसके बारे में वो जांच करें कि घटना किस कारण से हुई है। अब घटना किसी ने कोई जानबूझ करके करा दी क्या, या हम सवाल यह है कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के बाद लगभग 10,000 लोगों की आबादी पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस बार कारण बारिश नहीं बल्कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वर्णावत पहाड़ की चट्टानों में गहरी दरार है, जिसकी वजह से तलहटी में बसे लगभग 10,000 के आसपास लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी हफ्ते 15 जुलाई से वर्णावत पहाड़ से रहकर भूस्खलन हो रही है, जिसकी वजह से तलहटी रहने वाले लोगों की जान पर बनाई है। फिलहाल ऊपर की घाटी पर मलबा रुका हुआ है, लेकिन यह किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। वर्णावत पहाड़ पर भूस्खलन रोकने के लिए 2003 में 1700 मीटर की ऊंचाई पर ट्रीटमेंट किया गया था, जिसके बाद अब उसकी सीढ़ियों में लंबी दरारें आ गई हैं। उत्तरकाशी प्रशासन ने वर्णावत पर्वत से गंगोत्री जाने वाली सड़क को एहतियातन बंद कर दिया है। तमाम गाड़ियों को इस रास्ते से आने जाने पर भी रोक लगा दी है।
से जो 15 जुलाई से जो भूस्खलन शुरू हुआ है, ये इस शहर के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। और मुझे तो लगता है कि जो बर्नावत का चिन्ह है वो बाहर आ गया है। कि 2003 की बात है कि जब बर्नावत टूटना शुरू हुआ था, जिससे शहर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने ही इसके उपचार के लिए 282 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि दी थी। और राज्य में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और स्थानीय जो विधायक आजकल है, क्योंकि आजकल भी कांग्रेस सरकार है, ये तब भी विधायक है और इन्हीं के कार्यकाल में जो बर्नावत का जो ट्रीटमेंट हुआ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उत्तरकाशी में बर्नावत में जो पहले ट्रीटमेंट हुआ है उसमें विगत 2-3 दिन पहले एक दरार सी दिखाई दी है, जिसकी वजह से शहर के ऊपर एक कोने पर कुछ पत्थर खिसकने शुरू हो गए थे, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने मौके का इंस्पेक्शन किया था। इस पर निर्माण कार्य होना चाहिए था, लेकिन इनकी लापरवाही और सीधा ये अपनी गलती को छुपाने के लिए सीधे दोष दूसरों पे मर रहे हैं। ये स्वयं झांके और अब आप तो सूचना के अधिकार से ले सकते हैं कि कब कब ये ट्रीटमेंट कार्य हुआ। और जो लोग आज अपनी कमियों को छुपाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब बात क्या हम पक्ष और विपक्ष वाली बातें अलग है। हमारा काम सबसे पहले अपने शहर को बचाने का। ऐसे तो लोग अपने मर चुके पूर्वजों के लिए पिंडदान और श्राद्ध करते हैं, पर इस बार कुछ अलग ही नज़ारा सामने आया है। आगरा से आए बांके बिहारी नाम के एक व्यक्ति ने गया में अपने लिए पिंडदान और श्राद्ध किया है। बांके बिहारी की माने तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह दोबारा मानव के रूप में धरती पर जन्म नहीं लेना चाहते। गया में पिंडदान और श्राद्ध का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ लोग अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जीवित श्राद्ध करने के लिए गया में फल्गु तीर्थ पर आया हूँ। यहाँ श्राद्ध करते हुए आज मेरे श्राद्ध का अंतिम दिन है। यह श्राद्ध 5 दिन के अंदर पूरा किया जाता है। हमने सुपिंडी कार्य किया, पितृ मिलोनी कहते हैं इसको। व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको पिता बाबा परिवार मिलाया जाता है, और यदि कोई स्त्री मरती है तो उसको सास उसकी सास और उसकी सास मिलाया जाता है। इसी प्रकार 3 पीढ़ी में आज मैं अपने पिता पंडित दर्शन लाल पुरोहित जी और अपने बाबा वृंदावन जी पुरोहित जी और अपने पर बाबा मल्लू मिश्र जी में मेरे शरीर को मिलाया गया। हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, अब हम दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर जन्म नहीं लेंगे। हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।